हेलो। हाँ जी। तो डू प्लांट्स ब्रीथ, बात हो रही थी डू प्लांट्स ब्रीथ। प्लांट्स भी ब्रीदिंग करते हैं? वेल, दिस आंसर इज नॉट सो डायरेक्ट। इंडीड प्लांट्स रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन टू अकर, दे आल्सो गिव आउट CO2। प्लांट भी रेस्पायर कर रहे हैं, प्लांट में रेस्पिरेशन हो रहा है और वो भी गैसियस एक्सचेंज कर रहे हैं, ऑक्सीजन इन कर रहे हैं और CO2 आउट कर रहे हैं। प्लांट्स डू नॉट हैव, लेकिन उनका काम चल जाता है, उनको कोई स्पेशल स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं। कोई स्पेशल स्ट्रक्चर या स्पेशल सिस्टम प्लांट में नहीं है फॉर द गैसियस एक्सचेंज, लेकिन वो काम चला लेते हैं। प्लांट्स डू नॉट हैव स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर गैसियस एक्सचेंज, बट दे हैव स्टोमेटा एंड लेंटिसिल्स फॉर दिस पर्पस। देयर आर सेवरल रीजन वाई प्लांट्स गेट अलोंग विदाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन, और इस बात के बहुत सारे कारण हैं कि प्लांट के पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर नहीं होते हुए भी वो अपना काम चला लेता। फर्स्ट, ईच प्लांट पार्ट टेक केयर ऑफ इट्स ओन गैस एक्सचेंज। पहली बात कि प्लांट अपनी देखभाल खुद कर लेता है। हर प्लांट का भाग जो है वो अपनी गैसियस एक्सचेंज की डिमांड को, नीड को खुद ही पूरी कर लेता है। दूसरी बात, कोई बहुत ज़्यादा डिमांड ही नहीं है, बहुत कम थोड़ी ऑक्सीजन चाहिए होती है, सो दे डोंट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड ऑफ गैसियस एक्सचेंज। रूट, स्टेम, लीव्स रेस्पायर एट अ रेट। रूट में भी रेस्पिरेशन हो रहा है, स्टेम में भी और लीव्स में भी, बट बहुत स्लोअर रेट पे हो रहा है। ओनली ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस आर लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस एक्सचेंज एंड ईच लीफ इज वेल अडेप्टेड टू टेक केयर ऑफ इट्स ओन नीड ड्यूरिंग दिस पीरियड। आप देखेंगे जब फोटोसिंथेसिस हो रहा, ओनली एट दैट टाइम गैसियस डिमांड जो है वो लार्ज अमाउंट में हो रहा, गैसियस एक्सचेंज। बाकी के समय गैसियस एक्सचेंज बहुत थोड़ी मात्रा में हो रहा। तो हम लोग देख रहे हैं प्लांट्स में स्पेशल ऑर्गन नहीं है, स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है फॉर द गैसियस एक्सचेंज, येट दे कैन मैनेज बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्लांट टेक केयर ऑफ इट्स ओन। वो अपनी खुद की देखभाल खुद कर लेते हैं, अपनी नीड खुद पूरी कर लेते हैं। दूसरा, बहुत ज़्यादा लंबे दूरी तक ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं होना, और तीसरा, डिमांड बहुत कम है। तीन बातें हैं मेनली। तो प्लांट सेल्स जो हैं, प्लांट ऑर्गन्स जो हैं, वो अपनी देखभाल एक तो खुद कर रहे हैं, ईच प्लांट पार्ट टेक्स केयर ऑफ इट्स ओन, अपनी खुद की नीड खुद पूरी कर रहा। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन कोई बहुत दूरी तक नहीं है, बहुत छोटी दूरी का ट्रांसपोर्टेशन है। और तीसरा कि डिमांड बहुत ह्यूज नहीं है। ओनली ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस आर लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसियस एक्सचेंज। जब फोटोसिंथेसिस होता है तब लार्ज वॉल्यूम गैसेस एक्सचेंज होती हैं, एंड ईच लीफ इज़ वेल अडेप्टेड टू टेक केयर ऑफ इट्स ओन नीड ड्यूरिंग दिस पीरियड। और हर लीफ अपनी नीड खुद पूरी कर लेती है। When cell photosynthesize, availability of O2 is not a problem in these cells since O2 is released within the cell. तो फोटोसिंथेसिस के समय भी, जब फोटोसिंथेसिस होता है तब भी आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस में जो बाई प्रोडक्ट है, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है बाई प्रोडक्ट के रूप में। तो बाई प्रोडक्ट में जब ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, उसी ऑक्सीजन को यूज़ कर लिया जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन में। ठीक है जी। तो ऑक्सीजन, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर दीज सेल्स ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा, फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में रिलीज हो रही है और वही ऑक्सीजन यूज हो जा रही है रेस्पिरेशन में। थर्ड, द डिस्टेंस दैट गैसेज मस्ट डिफ्यूज इवन इन लार्ज बल्कि प्लांट्स इज नॉट ग्रेट। तो ये रीज़न मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि भाई बहुत बड़ा प्लांट, बल्कि प्लांट है, उस प्लांट में भी गैसियस का जो डिफ्यूज़न होना है या गैसियस ट्रांसपोर्टेशन जो होना है वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है, बहुत दूरी का नहीं है। ईच लिविंग सेल इन अ प्लांट इज लोकेटेड क्वाइट क्लोज टू द सर्फेस ऑफ प्लांट, दैट इज ट्रू फॉर लीव्स आल्सो। लिविंग सेल्स जो है भाई, बल्कि देख रहे हैं कि उसका तना बहुत चौड़ा है, बहुत मोटा पेड़ है, लेकिन जो बाहरी सरफेस है या बाहर की सेल्स जो हैं, लिविंग सेल्स बाहरी है, अंदर की तरफ डेड सेल्स हैं। तो जो वुडी प्लांट्स, जो आप बहुत गर्थ वाले प्लांट देखेंगे, उसमें मेन जो गर्थ बना रहा है, जो कोर बना रहा है, वो जाइलम है, जो डेड सेल्स है। तो लिविंग सेल्स आर ऑलरेडी इन कॉन्टैक्ट विद एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर। लिविंग सेल्स आर मोस्टली सुपरफिशियल है, बहुत डेप्थ तक में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। लिविंग सेल्स ऑलमोस्ट कांटेक्ट में है एटमॉस्फेयर के। तो इस वजह से भी
गैसियस जो एक्सचेंज है वो बहुत ज़्यादा डिमांड ही नहीं है, बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना, तो सब चीज़ें अपने आप मैनेज हो जा रही हैं विदाउट स्पेशल स्ट्रक्चर. इन स्टेम द लिविंग सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन थिन लेयर इनसाइड एंड बीनीथ द बार्क. लिविंग सेल्स कहाँ पे हैं? इनसाइड बीनीथ द बार्क हैं. दे आल्सो हैव ओपनिंग कॉल्ड लेंटिसल्स. बार्क में ओपनिंग मिलेगी, लेंटिसल्स मिलेंगे, लेंस लाइक ओपनिंग मिलेगी, जिसकी सहायता से बार्क के अंदर की लिविंग सेल आर इन कॉन्टैक्ट विद द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. द सेल्स इन द इंटीरियर आर डेड. और सेल्स जो कोर में है, अंदर हैं, वो डेड हैं. एंड प्रोवाइड ओनली मैकेनिकल सपोर्ट. वो केवल मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है प्लांट को. दस मोस्ट सेल्स ऑफ अ प्लांट हैव एटलीस्ट अ पार्ट ऑफ देयर सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद एयर. इसलिए ज़्यादातर सेल्स जो लिविंग सेल्स हैं उनका कुछ ना कुछ हिस्सा, कुछ ना कुछ भाग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है एयर से. दिस इज आल्सो फैसिलिटेटेड बाय द लूज पैकिंग ऑफ पैरेन्काइमा सेल इन लीव्स, स्टेम्स एंड रूट. और इसको फैसिलिटी, इसको सहूलियत कौन दे रहा है इस चीज़ को मैनेज करने में? पैरेन्काइमा सेल्स लूज पैक्ड होती हैं, वो कॉम्पैक्टली पैक नहीं है, उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं जिससे आसानी से गैसेस डिफ्यूज़ हो जाएंगी. बाहर की तरफ जो सेल्स हैं एपिडर्मल के नीचे कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स सेल्स पैरेन्काइमा की बनी होती हैं. तो लीव्स में, स्टेम्स में, रूट में पैरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंस हैं. पैरेन्काइमा थिन वॉल्ड सेल्स हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं जिससे आसानी से गैसेस डिफ्यूज़ हो जाएंगी. विच प्रोवाइड एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, जिससे कि अंदर की तरफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बन जाएगा किसका? एयर स्पेसेस का. ठीक है जी. एपिब्लेमा सेल्स ऑफ रूट्स आर परमिएबल टू CO2 एंड O2. रूट पे आप देखेंगे कि एपिब्लेमा सेल्स होती हैं, एपिडर्मिस एपिब्लेमा सेल्स, वो परमिएबल हैं CO2 O2 के लिए, कि वो ऑक्सीजन का डिफ्यूज़न और CO2 का डिफ्यूज़न अलाउ कर देंगी. अब हम लोग आ जाए टाइप्स. रेस्पिरेशन कितने तरह का है? रेस्पिरेशन इज ऑफ टू मेन टाइप, एरोबिक एंड एनएरोबिक. Aerobic respiration is that type of respiration in which organic food is completely oxidized with the help of oxygen into the CO2 and water. Aerobic respiration, ये वो respiration है, is the type of respiration in which organic food is completely oxidized. Organic food completely oxidized हो जाएगा with the help of O2 into CO2 and water. ऑक्सीजन की सहायता से एरोबिक रेस्पिरेशन में ये इस तरह का रेस्पिरेशन है इन विच ऑर्गेनिक फूड इज़ कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड. ऑर्गेनिक फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 एंड वाटर. ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO2 वाटर में कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा फूड. ये कहलाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक फूड विद इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन कंज्यूम होगी और फूड पूरी तरह से कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगा. किस में? CO2 एंड वाटर में. द कंप्लीट कंबशन ऑफ ग्लूकोज विच प्रोड्यूसेस CO2 एंड H2O एज एंड प्रोडक्ट यील्ड्स एनर्जी, मोस्ट ऑफ विच इज गिवन आउट एज हीट. जब ग्लूकोज का कंबशन जलेगा, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूरी तरह से जब वो CO2 और H2O में विघटित हो जाएगा, तो एंड प्रोडक्ट क्या है? CO2 H2O. साथ के साथ एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट. C6H12O6 ग्लूकोज प्लस 6 CO2 प्लस 6 O2 होना चाहिए, यहाँ पे ये प्रिंटिंग मिस्टेक है. प्लस 6 O2, 6 CO2 प्लस 6 H2O प्लस एनर्जी. एनर्जी नियर अबाउट 686 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है एंड मोस्ट ऑफ दिस एनर्जी इज रिलीज इन फॉर्म ऑफ हीट. Aerobic respiration is the type of respiration in which the organic food is broken down incompletely. Anaerobic respiration. अभी हमने बात करी एरोबिक रेस्पिरेशन की. एरोबिक रेस्पिरेशन इज द रेस्पिरेशन विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. एनएरोबिक रेस्पिरेशन में रेस्पिरेशन इन विच द ऑर्गेनिक फूड इज ब्रोकन डाउन इनकम्प्लीटली. वहाँ पे कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन हो गया था, इनकम्प्लीटली, टू लिबरेट एनर्जी विदाउट O2 बीइंग यूज्ड एज ऑक्सीडेंट. यहाँ पे ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन का इस्तेमाल हुआ है. एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इस्तेमाल हुई है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होगी. द कॉमन प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन आर CO2, इथाइल अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड. एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपको प्रोडक्ट क्या मिलेंगे? CO2 मिल सकता है, इथाइल अल्कोहल
या लैक्टिक एसिड मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कौन से ऑर्गेनिज्म में ये एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। एनारोबिक रेस्पिरेशन is the only mode of respiration in some microorganism। एनारोबिक रेस्पिरेशन ये केवल श्वसन की ऐसी विधि है, सेलुलर रेस्पिरेशन की। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनमें केवल एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन ही मिलेगा। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्रोकैरियोटिक सेल एंड सम यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल। एनारोबिक रेस्पिरेशन किस में देखने को मिल सकता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिल सकता है, सम प्रोकैरियोटिक सेल्स में देखने को मिल सकता है, एंड सम यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल्स में देखने को मिल सकता है। ठीक है जी। इन हायर ऑर्गेनिज्म इट अकर्स एज अ टेम्परेरी मेजर। हायर ऑर्गेनिजम्स में, हायर प्लांट और हायर एनिमल्स में अगर ये आपको देखने को मिल रहा तो ये एक वैकल्पिक व्यवस्था है, टेम्परेरी व्यवस्था है, फॉर टाइम बिंग व्यवस्था है। If liberated energy is to be useful to the cell, cell should be able to utilize it to synthesize other molecules that the cell require। ये जो एनर्जी निकली अगर ये यूजफुल है सेल के लिए तो सेल इसका इस्तेमाल करके भविष्य में कुछ दूसरे मॉलिक्यूल बना सकता है जब सेल को ज़रूरत है। द स्ट्रेटजी दैट द प्लांट सेल यूजेज इट टू कैटाबोलाइज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन सच अ वे दैट नॉट ऑल द लिबरेटेड एनर्जी गोज आउट एज हीट। इसके लिए जो रणनीति तैयार करी है प्लांट सेल ने, वो ये रणनीति तैयार करी है कि ग्लूकोज जब प्लांट सेल को जलाएगा तो जो एनर्जी रिलीज होगी इन सच अ वे दैट नॉट ऑल द, जितनी भी एनर्जी रिलीज हुई वो ऊष्मा के रूप में उसका लॉस ना हो जाए। द की इज टू ऑक्सीडाइज ग्लूकोज नॉट इन अ सिंगल स्टेप बट इन सेवरल स्मॉल स्टेप, इनेबलिंग सम स्टेप टू जस्ट लार्ज इनफ सच दैट द एनर्जी रिलीज कैन बी कपल्ड टू एटीपी सिंथेसिस। अब वो ये चाहता है कि जब मैं ग्लूकोज जलाऊँ, प्लांट चाहता तो जो ऊर्जा रिलीज हो रही है वो ऊर्जा एनर्जी ऊष्मा के रूप में खराब ना हो जाए, केवल टेम्परेचर बढ़ाने के काम ना आए, उसको हम भविष्य में यूज़ कर लें किन्हीं चीज़ों को बनाने के लिए। तो क्या करेगा प्लांट कि एकदम से सडनली लार्ज स्टेप रिएक्शन ना करके छोटे छोटे स्टेप में रिएक्शन हो रहे हैं, तो एनर्जी थोड़ी थोड़ी करके रिलीज़ हो रही है। और कुछ इसमें स्टेप्स ऐसे हैं जिसमें इतनी एनर्जी रिलीज हुई कि एट अ टाइम तुरंत एटीपी जनरेट कर लिया जाए, enabling some steps to just large enough such that the energy release can be coupled to ATP synthesis हो जाए। During the process of respiration, oxygen is utilized and carbon dioxide, water and energy are released as product। respiration process के दौरान ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। द कंबशन रिएक्शन रिक्वायर्स ऑक्सीजन। कंबशन दहन, जलाना। कंबशन रिएक्शन रिक्वायर्स ऑक्सीजन। जो फूड को जलाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, उसके लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। बट सम सेल्स लिव वेयर ऑक्सीजन मे और मे नॉट बी अवेलेबल। लेकिन कुछ सेल्स ऐसी हैं जो ऐसी जगह पे आपको मिल रही हैं जहाँ पे ऑक्सीजन उपस्थित नहीं हो सकती, हो सकता ऑक्सीजन ना हो, मे बी और मे नॉट बी। सच एज वाटर लॉज फील्ड्स, जैसे कि आप देखेंगे ऐसी जगह पे, ऐसे खेत खलिहान जहाँ पे पानी भरा हुआ है, वाटर लॉज फील्ड्स जहाँ पानी हर समय भरा हुआ है। डीप इनसाइड द ओशन, समुद्र की तह के बिल्कुल नीचे। द फर्स्ट सेल्स ऑन दिस प्लानट लिव्ड इन एन एटमॉस्फेयर दैट लैक ऑक्सीजन। जो पहली सेल्स इस धरती पे आई हैं वो कैसी सेल्स थी? वो एनएरोबिक सेल्स थी, क्योंकि एनएरोबिक कंडीशन थी, तब उस समय धरती पे ऑक्सीजन नहीं थी। तो पहली सेल्स जो आई वो कैसी थी? एनएरोबिक। द फर्स्ट सेल्स ऑन दिस प्लानट लिव्ड इन एन एटमॉस्फेयर दैट लैक ऑक्सीजन। Even among present day living organism there are several that are adapted to anaerobic condition। आज की तारीख में भी जो हमारे आसपास जो आज की तारीख के सेल्स और ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें भी कुछ सेल्स ऐसी हैं जो अभ्यस्त हैं, जिनमें अनुकूलन है, जो अभ्यस्त हैं इस तरह की कंडीशन, एनाएरोबिक कंडीशन में रहने के लिए। सम ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स आर फैकल्टेटिव एनाएरोब वाइल द अदर्स आर ऑब्लिगेट। इनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म जो अडेप्टेड हैं, ऐसी जगह पे रहने के आदी हैं जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, वो फैकल्टेटिव एनाएरोब हो सकते हैं, और ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट का मतलब इसेंशियली, अनिवार्य रूप से होना ही है, और फैकल्टेटिव का मतलब वैकल्पिक व्यवस्था की है। तो वैसे वो कैसे? एरोबिक, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी तब वो एनाएरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन पे फॉर टाइम बीइंग कन्वर्ट हो सकते हैं। इन केस वेदर it is aerobic respiration or anaerobic respiration, the initial or first step of glucose breakdown, that is up to the level of pyruvic acid, is same।
भले ये एनारोबिक रेस्पिरेशन हो भले एरोबिक रेस्पिरेशन हो, द पहला स्टेप जो है ग्लूकोज ब्रेक डाउन का अप टू द लेवल ऑफ पायरुविक एसिड तक बनने तक, वो कॉमन है दोनों में। किन दोनों में? एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। एंड इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस, और उसको ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिटेन द एंजाइमेटिक मशीनरी टू पार्शियली ऑक्सीडाइज ग्लूकोज विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके पास इस तरह का तंत्र है, इस तरह की मशीनरी, इस तरह का उनका अभ्यास है, एंजाइमेटिक मशीनरी, इस तरह के एंजाइम्स हैं कि वो पार्शियली ऑक्सीडाइज ग्लूकोज का आंशिक दहन कर सकते हैं बगैर ऑक्सीजन के अप टू द लेवल ऑफ पायरुविक एसिड। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड के लेवल तक बनने तक पार्शियली ऑक्सीजन का ब्रेक डाउन हो जाएगा। दिस ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अप टू द लेवल ऑफ पायरुविक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस, और इसको हम लोग ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ आके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलता हूँ ग्लाइकोलिसिस के साथ। यहाँ तक पढ़िए, इसको दोहराइए। अगले लेक्चर में मिलता हूँ ग्लाइकोलिसिस के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाला समय हम लोग के लिए टफ टाइम हो सकता है। ओमिक्रॉन आ गया है और हो सकता है अभी आपको ये लेक्चर जो मज़ेदार नहीं लग रहे, जनवरी फरवरी में आप मुझे ढूंढो, ऐसा हो सकता है सीन कब क्या बदल जाए। तो ज़रूरत से पहले ही सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे साथ बने रहिए, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो विदाउट इंटरप्शन चलती रहे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप पे आपको टेस्ट वगैरह मिलेंगे, लेटेस्ट अपडेट मिलेंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे। तो मिलता हूँ ब्रेक के बाद। टिल देन गुड लक, गुड बाय। ग्लाइकोलिसिस को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।